वो जो अपन ने 12th में पढ़ी थी ना, वो की वो थ्योरी, और उतनी भी नहीं है। हाँ जी, मेरे क्वेश्चंस का आप लोग जवाब देते जाइए, आपके पार्टनर जो कंपनी की थ्योरी है वो क्या हो जाएगी, कवर। मैं आपको आपने क्या पढ़ा वो बताता हूँ। आप सबसे पहले थ्योरी पढ़े, कंपनी क्या होती है, कंपनी ये होती है, फलाना होती है, कंपनी के टाइप्स ये होती है, कंपनी इतने शेयर इशू करती है, ये इस तरह का शेयर होता है, इस तरह का शेयर होता है, ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे, डिस्काउंट नहीं होता। शेयर्स का अपन ने पढ़ा फिर फोर फीचर ड्यू टू कॉल्स इन अरियर, एक होती है कॉल्स इन एडवांस। फिर अपन लोग फोर फीचर के बाद में शेयर्स को क्या करते हैं, री इशू। तो आप यकीन मान लीजिए आपने 12th में फाउंडेशन से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, यानी कि क्वेश्चंस ज़्यादा किए हुए हैं। अगर आप घर पे जाकर अगर एक एक इलस्ट्रेशन को जस्ट रीड भी करके देखोगे ना, और आप जो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ तुम्हारे आंसर्स बनेंगे, उन आंसर्स को मॉडल में चेक करते जाओगे ना, तो तुम्हारे इलस्ट्रेशंस के इलस्ट्रेशंस क्या हो जाएंगे, फिनिश। अब हम लोग ये चैप्टर क्लास के दौरान कैसे करेंगे, इसकी फ्रेमिंग बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो थ्योरी एक बार बोलता चला जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो जो थ्योरी मैं आपको बोलूंगा या फिर जो मैं क्वेश्चंस आपको बोलूंगा उसके जवाब आप मुझे देंगे। आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होगा, कॉल्स इन अरियर होगा, फोर फीचर ऑफ शेयर होगा, री इशू ऑफ शेयर होगा जिसमें दो आदमी के शेयर फोरफीट कर रहे होंगे, री इशू भी कर रहे होंगे, लेकिन जितने शेयर री इशू करेंगे उसमें एक आदमी के सारे शेयर होंगे। कुछ याद आया आप लोगों को? एंड बिलीव मी, ये इलस्ट्रेशन ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको फाउंडेशन के जितने भी क्वेश्चन है सब समझ लगेंगे कि फटाफट कर देंगे, बोलेगा क्वेश्चन कर देंगे, इतना इजी चैप्टर है। और एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, 10 में से 10 आप ला सकते ही ला सकते हो इस चैप्टर में, और किसी में लाओ चाहे नहीं लाओ, इसमें तो ला ही सकते हो, क्योंकि एंट्री फ्रेम करनी है आपको, वर्किंग नोट बनाने। लेकिन पढ़े हुए टाइम हो गया, इसलिए जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो अपन क्लास में मिलकर सॉल्व करेंगे। दूसरा, बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा आपको मैं, जैसे ही बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे हमारा चैप्टर हो जाएगा। एक और बात, आपने एडमिशन तक पार्टनरशिप के लेवल लिया होगा, बहुत इजी लगा बेटा, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए थे। पहले जब देखे थे तो टिपिकल लगता था, अब एक बार मुड़ के देखेंगे उन क्वेश्चंस को तो आसान लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आपकी कंपनी वेटेज जो है वो इंटर में बढ़ाया हुआ है, इंटर में कंपनी के मैक्सिमम चैप्टर्स आपको इंटर में मिलेंगे, अलग अलग टाइप के। पार्टनरशिप को फाउंडेशन में थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया, लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, और इंटर में सिर्फ दो चैप्टर डाल दिए, डिसोल्यूशन और अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बस इतना ही है। 12th इंटर में ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं है। फाउंडेशन में कम का वेटेज बहुत कम, मतलब वेटेज का मतलब ऐसा नहीं, मार्क्स मार्क्स तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब वेटेज मतलब लेवल ऑफ सिलेबस जिसे कहते हैं, बहुत छोटा सा इशू, फोर फीचर एंड री इशू। लेकिन फिर चैप्टर्स बढ़ा दिए इंटर में बहुत सारे, जैसे इनकॉर्पोरेशन, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अमालगमेशन, इन्वेस्टमेंट, और जो भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैं नाम लूँगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए फॉरगेट दिस। हम लोग इंटर में बहुत सारे कहाँ पढ़ेंगे, कंपनी के। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वही जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। बोलना शुरू करूँ? क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कंपनी, तो एक बहुत सीधा सा जवाब, दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट एसोसिएशन which was registered in 2013 Companies Act 2013 or any other previous act, that association will be called company। ये तो है एक आम जिसे कहते हैं नॉर्मल, लेकिन एक डेफिनेशन दी, बहुत सारे राइटर्स ने डेफिनेशन दी बहुत, लेकिन एक प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन बड़ी फेमस हुई। तो पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप लोग बताना कि आपने याद है कि नहीं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having perpetual succession, separate legal entity with a common seal। याद आ गया सबको? आंखों के सामने डेफिनेशन याद आ गई होगी पूरी। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये एक नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह अपने नाम से कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है, किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकती है। अ कंपनी कैन सू टू समवन एंड समवन कैन सू द कंपनी। कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, एसेट्स खरीद सकती है और बेच सकती है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। बात समझ में आ गई बेटा? हैविंग ए क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी को बनाने वाला कौन है, कानून, कंपनीज एक्ट, प्रेजेंट में कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आ गई? इसके बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी,
बेटा अगर अपन लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपन लोग सेपरेट एंटिटी कौन से पढ़ते हैं कि बिजनेस का मालिक और बिजनेसमैन बिजनेस अलग है, इसलिए अपन ड्राइंग्स और कैपिटल बना के चलते हैं। लेकिन अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो अगर बिजनेस का मालिक ही खत्म हो जाएगा तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा, खत्म। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, खत्म। लेकिन कंपनी को बनाने वाला कौन, लॉ। तो शेयर होल्डर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस से डिफरेंट है। मतलब अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे कंपनी के होने ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स में कम और में गोज और में गो आउट। बात समझ में आ गई। कंपनी के शेयर होल्डर अगर मर भी जाएंगे तो भी कंपनी के लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी अपने उसी नाम से उसी सेपरेट लीगल एंटिटी के बेसिस पर कंटिन्यू काम करती रहेगी। एम आई क्लियर बेटा। एक होती है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का सिग्नेचर या फिर कंपनी का स्टैम्प सील, सुना होगा, ठप्पा वगैरह सुना। ये तो हो गई हमारी कंपनी की डेफिनेशन, यही हमारी कंपनी के बेसिक फीचर भी हो गए बेटा। अगर अपन बात करें टाइप कंपनी, तो वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं। अब कंपनी लॉ जो आपका सब्जेक्ट होगा थ्योरी लॉ में है ना, ये हो गया टॉपिक कंपनी लॉ वाले, हो जाएगा। उसमें आपको टाइप्स ऑफ कंपनी भी पढ़ा दी जाएगी और आप इंटर में भी बहुत सारी कंपनीज के टाइप पढ़ेंगे। मोटा मोटी मैं नाम बोल देता हूँ, अगर आपको याद है तो बोलिएगा। दो कंपनी बहुत फेमस, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। और बेसिकली हमको क्या कवर करना है, पब्लिक कंपनी के इशू ऑफ शेयर्स। दूसरा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी। बहुत सारे टाइप ऑफ कंपनीज होते हैं बेटा। अगर हम लोग हमारे कोर्स की बात करें तो छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड के बारे में और एक सिंपल लिमिटेड, यानी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पैसा लाने की जिम्मेदारी किसकी है, उसके मेंबर्स की। मैक्सिमम लिमिट कितना होता है मेंबर्स का, 200। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से शेयर इशू करके पैसा नहीं जुटा सकती, ना ही प्राइवेट कंपनी पब्लिक के सामने डिबेंचर इशू करके लोन नहीं उठा सकती। जो भी पैसा लाना है ले जाना है किसका काम होगा, उन मेंबर्स का। मैक्सिमम कितने मेंबर, 200। बात समझ में आ गई बेटा, पक्का। आगे चलते हैं। पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो पब्लिक कंपनी का मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जो किसके लिए बनाया गया है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के तरफ से बनाया गया है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, पब्लिक कंपनी। व्हाट इज पब्लिक कंपनी, सिंपल वर्ड्स, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी विल बी अ पब्लिक कंपनी। यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक कंपनी विल बी 3, मैक्सिमम वो चाहे तो अपने हिसाब से बना सकती है, बढ़ा सकते हैं। एक पब्लिक कंपनी का नाम जैसे पब्लिक कंपनी है तो कैन अ कंपनी कैन रेज द शेयर्स, कैन द कंपनी इशू द शेयर्स एंड रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक एज वेल। यस सर। क्या एक पब्लिक कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट देकर डिबेंचर्स के बदले पैसा उठा सकती है? अच्छा, प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन एक पब्लिक कंपनी केवल लगाती है लिमिटेड। अंडरस्टूड। अगर अपन बात करें कि कंपनी बेसिकली क्यों बनाई जाती है तो अपन ये कहेंगे कि एक सोल प्रोप्राइटर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बिजनेस को ह्यूज लेवल पर ले जा सके। सेम लफड़ा कहाँ पे होता है, पार्टनरशिप फॉर्म के साथ। जितना बिजनेस बढ़ता चला जाएगा उतना जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपनी के। तो कंपनी किस तरीके से जुटाती है सर, कंपनी पब्लिक के सामने एक पब्लिक ऑफर लेकर आती है। जैसे आपने कई बार आईपीओ सुना होगा, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर लाती है। जनता, जितनी जनता उनसे शेयर खरीदेगी उनके पास पैसा आएगा और उस ह्यूज अमाउंट से वो कंपनी ह्यूज लेवल पर बिजनेस करेगी और बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट भी कमाएगी। और जिससे जितने भी शेयर होल्डर्स कंपनी के उन सभी को क्या होगा, डिविडेंड के फॉर्म में फायदा होगा और शेयर बाजार में शेयर के कंपनी के शेयर का भाव बढ़ेगा, जिससे कंपनी को और शेयर होल्डर्स को सभी को फायदा होगा। एम आई क्लियर बेटा। अब आती है बात कि कंपनी कितने तरह के शेयर इशू कर सकती है, दो। पहला प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा इक्विटी शेयर्स। मैं जो भी बोलूंगा आपको सब याद आता जाएगा, नहीं आ समझ में आया तो जस्ट रेज योर हैंड। इक्विटी शेयर्स बेटा, जैसे कि नाम में प्रेफरेंस शब्द लिखा, मतलब इन शेयर होल्डर्स को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। फॉलोइंग आर द प्रेफरेंशियल राइट्स, they will get dividend before equity shareholders and they will get their money back before equity shareholder at the time of winding up of the company। क्या ये आपको बात पता थी बेटा? अब there are certain types of preference shares as well।
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल एक ही बात है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल नॉन, आपने आगे से आगे सारे बता दिए, इसका मतलब आपको याद है। क्यूमुलेटिव का मतलब कि अगर किसी साल में डिविडेंड नहीं दिया जा सका तो जितना डिविडेंड बाकी था वो अरियर ऑफ डिविडेंड अगले वाले डिविडेंड के साथ ऐड हो जाएगा। ऐसे प्रेफरेंस कहते हैं क्यूमुलेटिव। जिनको कि पिछले साल के बकाया डिविडेंड रिसीव करने का एंटाइटलमेंट नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव। ऑल क्लियर बेटा? रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है जिनका कि पेमेंट रीपेमेंट किया जा सकता है। दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड बाय द कंपनी इन इट्स लाइफ टाइम, उसे कहते हैं रिडीमेबल। और जिनका रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम से पहले नहीं हो सकता या कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे ही होगा, वाइंडिंग अप टाइम पे ही पैसा रीपे करेगी, उसे कहते हैं इररिडीमेबल या फिर नॉन रिडीमेबल। लेकिन कंपनीज एक्ट में एक कि कोई भी कंपनी ऐसे प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकती जिनका कि रिडम्पशन 20 साल के बाद होगा। यानी कि अगर कंपनी ने 1 अप्रैल 2010 को कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो ये इम्प्लाइड है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ नहीं दी गई, नहीं बोला गया कि 10 साल है कि 15 है कि 20 साल, तो इट इज़ इम्प्लाइड कि कितने साल तक के इशू किए गए हैं, 20 साल। फिर अपने को 31 मार्च 2030 तक के आते आते आपको प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। फिर अगली तारीख से वो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर माने ही नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा? यानी कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी नहीं किए जा सकते। तीसरा अपन ने पढ़ा था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। बेटा कन्वर्टेबल का मतलब जिनका कि कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, दे विल बी कॉल्ड कन्वर्टेबल। जिनको कि रिडम्पशन के टाइम पे केवल पैसे ही मिलेंगे, उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट होने का कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, दे विल बी कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल। इजी टू अंडरस्टैंड। लास्ट होता है बेटा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। बेटा पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है किसी चीज में पार्टिसिपेट करना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया कंपनी ने, किसको डिविडेंड दे दिया बाद में? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी के पास फिर भी थोड़ा पैसा क्या पड़ा हुआ है? सरप्लस पड़ा हुआ है। इस सरप्लस मनी में भी अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे रिसीव करने का कोई एंटाइटलमेंट है तो दोज प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कॉल्ड participating preference shareholders. Otherwise, if they have no entitlement to participate in such balancing figure, then they will be called non-participating preference share. पहले यहाँ तक आना बोलो, समझ में आया आपको? समझ में आया मतलब आपको रिवीजन सा हो गया होगा। अगर अपन आगे बात करें, कंपनी जब पब्लिक ऑफर लेकर आती है तो कंपनी को एक सब्सक्रिप्शन रिसीव करना पड़ता है जिसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या? इशूड शेयर्स के एटलीस्ट 90% के बराबर होता है। अगर कोई कंपनी 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती तो वो कंपनी अप्लाइड शेयर्स के बदले अपने शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती। जबकि जिन एप्लीकेंट्स का पैसा कंपनी के पास आया था वो पैसा भी कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है। ऑल क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? अगर अपन बात करें आगे कि एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम का बता दिया, इतना तो सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, आपने 1 लाख शेयर इशू किए और आपको सब्सक्रिप्शन आया केवल 95,000 शेयर्स का, यानी आपका इशू 5,000 शेयर से क्या रहा? अंडर सब्सक्राइब। 5,000 से क्या रहा बेटा? अंडर सब्सक्राइब। तो कंपनी को 95,000 शेयर्स ही अलॉट करने पड़ेंगे और कंपनी की बुक्स में कैपिटल भी कितनी मानी जाएगी? 95,000 शेयर्स की ही मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी वेल मैनेज्ड कंपनी है, हाईली जिसकी गुडविल है मार्केट में, अगर वो कभी भी पब्लिक ऑफर आएगी तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करना पसंद करेगी। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर्स तो काफ़ी कम होंगे जो इशू किए होंगे और उसके बदले में नंबर ऑफ शेयर्स जो सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन आएगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। आई बिलीव आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब अगर अपन बात करें इशू ऑफ शेयर्स की, तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। जब शेयर का फेस वैल्यू किसके बराबर हो? इशू प्राइस के बराबर, तो उसे क्या कहते हैं? एट पार। जब शेयर की इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं इशू। बात समझ में आ गई बेटा? ओके। प्रीमियम का पैसा कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट कंपनी किन लेती है? राइटिंग ऑफ
प्रीलिमिनरी इशू एक्सपेंसेस, fully paid up bonus shares, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, और एक जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स का या डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पर करेगी तो जो प्रीमियम देने के काम आएगा वो प्रीमियम का पैसा यहां से काम में लिया जा सकता है। कंपनी अपने इश्यू प्राइस का पैसा इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकती है और वन टाइम मंगवा सकती है। अगर इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है तो फिर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड भी हो सकता है लेकिन सेकंड एंड फाइनल कॉल में सारा अलॉटमेंट सलट जाता है। ठीक है बेटा। अगर मैं आपको फर्स्ट एंट्री की बात बोलूं, आप सिर्फ यस नो बोलिएगा। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का पैसा कंपनी देखेगी कि क्या हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, यस। फिर उठाकर ये पैसे कहाँ ट्रांसफर करेगी, कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। अगर कंपनी ने अपने शेयर्स पार पे इशू किए हैं तो अलॉटमेंट पे एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू किया हो तो जनरली प्रीमियम कहाँ पे मांग लिया जाता है, अलॉटमेंट पे। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अपने आप ही आपके मुंह से एंट्री निकल रही है, बहुत दफ़ा आपने एंट्रीज की हुई है। अच्छा, कुछ स्कूल में सिक्योरिटी प्रीमियम सिखाया गया, कुछ स्कूल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिखाया गया। आईसीआई मॉड्यूल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बजाय क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। आदतन अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख के आ जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं लिखो तो भी चलेगा, लिखो तो भी चलेगा। अंडरस्टूड। आपको अगर पैसे मिले, आपने अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एम आई क्लियर बेटा। आपको पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगिए, मिल गया फर्स्ट कॉल का पैसा। सेकंड फाइनल कॉल का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड। खड़े होके एग्जांपल्स करवाऊं क्या इसके 3-4? नहीं बोलते तो भी नहीं करवाते, छोटे छोटे हैं क्या, वो तो पढ़ के देख लोगे। व्हाट इज कॉल्स इन अरियर? When the company demands the amount from shareholder and shareholder fails to make the payment, then in the books of company an account is opened which is called calls in arrear. Calls in arrear account open करने का एक ही फायदा है कि आपका जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का जो लेजर अकाउंट होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज। कैसे? एक कंपनी ने 10,000 शेयर मांगे, 10,000 शेयर में मान लीजिए 5 रुपए के हिसाब से क्या मांगा, अलॉटमेंट। चलो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री बोलिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कंपनी ने 50,000 मांग लिए। बेटा अगर कंपनी को सारे पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 हो जाएगा बेटा। और अगर कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो जितना पैसा नहीं मिला वो बैंक में कम आएगा बेटा। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करेगी या फिर वो कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं करेगी। अगर कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करती है तो मान लो एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर हैं, 5 रुपए के हिसाब से उसने 2,500 रुपए का पेमेंट नहीं दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब आपको 12th क्लास में आपके सर ने डेफिनेटली विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर और विद ओपनिंग दोनों सिखाया होगा बेटा, करेक्ट। तो 50,000 रुपए में से 2,500 अगर नहीं आएंगे तो 47,500 आ जाएगा बेटा। और अगर आप कॉल्स इन अरियर ओपन नहीं करेंगे तो सिंपल टू शेयर अलॉटमेंट 47,000। ऑल क्लियर बेटा। अब दोनों में डिफरेंस यही है कि व्हेन कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपन्ड, whatever the call money was there, either allotment, first call or second and final call will be closed, क्योंकि डेबिट तो कितना था और क्रेडिट कितना था, क्लोज हो गया ना बेटा। लेकिन अगर आप क्या ओपन नहीं करते तो डेबिट तो कितना था 50,000, लेकिन क्रेडिट देखिए कितना है, यानी जितना रुपए पैसा नहीं मिला वो उतने अमाउंट से ये अकाउंट क्लोज नहीं रहेगा।
ऑल क्लियर? ये एंट्री आपको समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन में जो कहे ऐसा क्या आएंगे, कंपनी ओपन्स कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्या लिख कर आएंगे, कॉल्स इन अरियर। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, डू नॉट ओपन कॉल्स इन अरियर। व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर? जब कोई कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिलता तो उसे ड्यू नोटिस देने के बावजूद भी अगर कंपनी उससे पैसा रिसीव नहीं कर पा रही या वो नहीं पे कर पा रहा तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। जब्त करती है मतलब उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है और उसका नाम कंपनी की शेयर होल्डर्स की लिस्ट में से हटा देती है। इतना ही नहीं बेटा, जितना पैसा उसने कंपनी को ऑलरेडी दे दिया है वो पैसा भी कंपनी जब्त कर लेती है, यानी फोरफिट कर लेती है और उसका पैसा उसे वापस नहीं देती। अब हम जब कंपनी के शेयर्स को क्या करेंगे बेटे, फोरफिट, मतलब उन शेयर्स को फोरफिट करेंगे, तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया था तो फोरफीचर के टाइम पे प्रीमियम भी डेबिट होगा विद कंडीशन। समझ गए? फोरफीचर की एंट्री होगी, ब्रैकेट में कौन से शेयर्स आएंगे, जिन शेयर्स को क्या किया जा रहा है, फोरफिट, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप कैपिटल। जो मैं क्वेश्चन आपको एक करवाऊंगा उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 7 रुपए डिमांड किए थे और कंपनी को पूरे पैसे उसमें से नहीं मिले। कंपनी को लगा ये बाकी कितने नहीं देगा, इसके शेयर्स क्या कर लिया जाए, फोरफिट। अच्छा शेयर था कितने का, कितने ही मांगे थे कंपनी, तो कंपनी की बुक में शेयर कैपिटल भी 7 रुपए से ही क्रिएट हुई होगी, तो उसी 7 रुपए से वापस से शेयर कैपिटल को क्या कर दो, डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ अगर क्वेश्चन किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, इफ शेयर होल्डर डिड नॉट पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, डेबिट। नाउ अगर आपने क्या ओपन कर रखा था, इफ यू हैड ओपन कॉल्स इन अरियर, तो फिर आप अलॉटमेंट के अकाउंट को तो कैंसिल कर चुके थे, डेफिनेटली अपनी फर्स्ट कॉल भी कैंसिल कर दिया होगा, सेकेंड फाइनल कॉल भी कैंसिल कर दिया होगा। तो जो अकाउंट क्या चल रहा था, डेबिट, उसे फीचर के टाइम पे क्या कर देंगे, क्रेडिट। टू कॉल्स इन अरियर, यानी हमने इतना तो पैसा मांगा था और उसके बदले इतना पैसा नहीं मिला, तो मांगा इतना, इसमें से इतना नहीं मिला, तो बाकी का बचाव मिल गया होगा। जो कंपनी को पैसा मिल जाता है क्या वही शेयर फीचर में जाए? सारी बातें रिकॉल हो गई? दोबारा एंट्री बोलेंगे एक बार, शेयर फीचर। लेकिन अगर कंपनी ने क्या ओपन नहीं कर रखा, तो फिर कॉल्स इन अरियर के बजाय जिसका पैसा नहीं आया, तो शेयर अलॉटमेंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये वाला ट्रीटमेंट कब होगा, उठाना बेटा पहले, ये वाली एंट्री में होगा बेटे, इस वाली एंट्री में ये वाला ट्रीटमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उधर अपन ने क्या नहीं किया था, कौन सी अकाउंट ओपन नहीं किया, इसलिए जो अलॉटमेंट डेबिट 50,000 से था वो क्रेडिट कितने से हुआ, 47,000। एम आई क्लियर? नाउ व्हाट इज री इशू ऑफ शेयर्स? आफ्टर फोरफीचर ऑफ शेयर्स कंपनी कैन री इशू इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब होता है शेयर बाजार, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट। जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा कंपनी को नहीं दिया उसके शेयर फोरफिट कर लिए, लेकिन क्या कंपनी खुश है उन शेयर्स को फोरफिट करके? नहीं, उसका तो बेसिक पर्पस क्या था कि उसके शेयर किसके पास रहें, पब्लिक के पास, और उससे कंपनी को पैसा मिले। तो इवन आफ्टर फोरफीचर कंपनी कैन रीइश्यू द फोरफिटेड शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स के बाद में शेयर्स 3 प्राइस पर रीइश्यू किए जा सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है बेटा? एट पार मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, एट प्रीमियम मतलब जो प्रीमियम मिला वो प्रॉफिट, लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सब कुछ याद है बेटा? yes, जब शेयर्स क्या हो जाते हैं, री इशू हो जाते, तो बेटा आपने प्रॉफिट अर्न किया है ना, yes, क्योंकि यही शेयर आपने इशू किए 2 बार, तो पैसा भी तो 2 बार ही आया था, जबकि मालिक बना होगा एक ही बार जिसके पास फाइनली आपने शेयर को री इशू किया।
तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है वो आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको आप लिखेंगे कॉपी के अंदर। घर पे बैठकर सुन लो पहले, घर पे उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉपी में लिख के लाना, हर एक एंट्री लिख कर लाना। जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग की कॉपी में होगा, कल उसी क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे कराऊंगा। अगर आपका सॉल्यूशन मैच कर गया बहुत अच्छी बात है, सब कुछ आता है बेटे। अगर मैच नहीं किया तो आपको अपनी गलती समझने की हेल्प मिलेगी कि हमने कहाँ गलती करी थी, उस गलती को आप सीखेंगे और फिर आपसे दोबारा गलती नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 16 को कवर करने वाला क्वेश्चन है। समझ गए मैं क्या बोला? लिखो बेटे, आपको जब एक क्वेश्चन लिखवा भी दूंगा तो भी आप समझ जाओगे। और एक बात और, लिखते लिखते आपको 12th क्लास भी याद आएगी आपकी। लिखिए, a company issued 1 lakh shares 1 lakh shares of rupees 10 each at the rate 20% premium, at the rate 20% premium, full stop. On application rupees 2, on application rupees 2, comma, allotment rupees 5, on first call rupees 2, and on second and final call रुपीज 3। देखिए बेटा, 10 रुपए का शेयर था, 20% प्रीमियम बोले तो 2 रुपए हो गया क्या? 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। अब 12 में से 2 रुपए किसके आ गए? एप्लीकेशन। 5 रुपए किसके आ गए? अलॉट। 7 रुपए आ गए, 2 रुपए आ गए फर्स्ट कॉल पे, 9, 3 किसके हो गए? सेकंड फाइनल कॉल, 12 रुपए हो गया। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं कि प्रीमियम कहाँ पे है, क्या मान रहे हैं? सब इजी। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कंपनी रिसीव्ड applications for company received applications for 1,50,000 shares. Company received applications for 1,50,000 1,50,000 1,50,000 शेयर्स। ठीक है बेटा, बताइए क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो गया? लगे हाथ। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, कुछ एप्लीकेशंस को तो इमीडिएटली रिजेक्ट करती है और उनका आया हुआ पैसा वापस ट्रांसफर कर देती है। जितनी एप्लीकेशंस कंपनी ने एक्सेस रखी होती है, उनको अलॉटमेंट पर जो पैसा उनका देना होता है वहां से एडजस्ट कर लेती है। लिखो बेटे, आउट ऑफ दीज 30,000 applications 30,000 applications were rejected and their application money was immediately refunded full stop। ठीक है बेटा, आगे remaining applications were allotted shares on pro rata basis। remaining applications were allotted shares on pro rata basis। pro rata basis मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया कंपनी ने। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना, राहुल कॉमा an applicant
of 6,000 shares, Rahul, comma, an applicant of 6,000 shares could not pay allotment and first call, could not pay allotment and first call, and his shares were forfeited, क्या समझे बेटा? कंपनी ने सेकेंड कॉल का पैसा मांगा ही नहीं और उसके शेयर को क्या कर लिया? फोरफीट कर लिया। अंडरस्टूड? आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, अजय, कॉमा, अ शेयर होल्डर ऑफ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? राहुल को अपन ने क्या बनाया? एप्लीकेंट, और अजय को सीधे क्या बना दिया? शेयर होल्डर। अजय और शेयर होल्डर ऑफ 5,000 shares did not pay 5,000 shares did not pay first call and second and final call, and his shares were also forfeited, ओके बेटा? अब देखो आगे की लाइन, out of the forfeited shares, company reissued 5,500 shares. Company reissued 5,500 5500 shares at the rate rupees 9 per share. इसका मतलब कंपनी ने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया बेटा। रीइश्यूड शेयर्स, फुल स्टॉप करके लिखेंगे, रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ अजय। हाँ बेटा, बना दिया मैंने पूरा क्वेश्चन ऐसा, इसमें एक ही एग्जाम्पल में सारी कंपनी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री along with required working notes. Give necessary journal entries along with required working notes. Full stop. मेरी तरफ देखो, ये क्वेश्चन मैंने दो कारण से दिया। पहला कारण, थोड़ा आपका इस क्वेश्चन से रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरा कारण ये बेटा कि जब हम ये क्वेश्चन कल क्लास में करेंगे, देखो इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी आया, इसमें कॉल्स इन अरियर भी आ गए, फोरफीचर भी आ गया, रीइशू भी आ गया, पार्टली रीइशू वाला भी आ गया, और कैपिटल रिजर्व निकालना आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन से मैं, क्योंकि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इससे मैं आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखा दूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन समझना है आपको? खैर ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में कल जरूर करके लेकर आएंगे बेटा। ऑल द शेयर्स ऑफ अजय शेयर्स पर इंक्लूडेड इन 5,500, 5,500 में से सारे शेयर किसके थे बेटे? अजय। अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपको कराऊंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 9th इलस्ट्रेशन देखिए बेटा। कॉल्स इन अरियर की तरह ही एक कॉल्स इन एडवांस भी होता है क्या? ये कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? जब शेयर होल्डर पैसा हमें टाइम से पहले दे देता है तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या कंपनी को कॉल्स इन अरियर पे 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट है, और कंपनी एडवांस पे 12% पर एनम से इंटरेस्ट पेमेंट का काम करती है। बेसिक इलस्ट्रेशन नंबर 9 बेटे, ये मैं करवा देता हूँ, फिर आपको
ज़्यादा क्वेश्चंस में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Rashmi Limited issued at par 1 lakh equity shares of 10 each, payable rupee 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on the final call. All the shares were fully subscribed by all the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. बेटा फर्स्ट कॉल के टाइम भी उसने क्या कर दिया, सेकेंड कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया है. देखो सेकेंड कॉल कुछ ₹2.5 की रही होगी. द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months, यानी अपने को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 3 महीने का देना होगा. फ्रॉम फर्स्ट कॉल was fully paid except a shareholder having 1,000 share who paid his amount due after 2 months along with interest on calls in arrear. अच्छा सेकेंड कॉल जो है वो फर्स्ट कॉल के कितने महीने बाद मांगी गई, 3 महीने बाद. और फर्स्ट कॉल के टाइम पे सभी लोगों ने पैसा दे दिया एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स डिड नॉट पे second and final call on the due date, but after 2 months he paid calls in arrear along with interest on calls in arrear. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entry to record these transactions. Okay, लिखिए, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है बेटा, खाली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ. लिखो फटाफट मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 9. पहली एंट्री टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. हाउ मेनी शेयर्स कंपनी इशूड, 1 lakh रुपीज 2.50. आ गया 2,50,000. दिस इज योर फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 250 आ गया बेटा. नेक्स्ट एंट्री किस चीज की पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख. फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. रुपीज कितना बेटे, 3 लाख. अब किसकी एंट्री, फर्स्ट कॉल की. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज के हिसाब से. अब देखो कंपनी को 2 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ नायर जिसके पास कितने शेयर थे, 10,000, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी किसके साथ ही पे कर दिया. अच्छा देखो 2.5 रुपये कंपनी कहाँ मांगी थी, एप्लीकेशन पे. 3 रुपये कंपनी ने कहाँ मांगा, अलॉटमेंट, 5.5 हो गया. 2 रुपीज़ कहाँ मांगे, फर्स्ट कॉल, 7.5 हो गया. 10 में से 7.5 गया, 2.5 रुपये बेटा. फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 लाख रुपए तो मिला ही मिला, साथ ही साथ 10,000 शेयर पे 2.5 रुपये के हिसाब से नायर ने 25 रुपये का अमाउंट एडवांस पे कर दिया. बैंक डेबिट हो गया 2,25,000. इसमें 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 लाख. ओके, एंड नाउ 2 कॉल्स इन एडवांस. आ गया 25,000 रुपये. अब कंपनी किसका पैसा डिमांड कर रही है, सेकेंड कॉल. इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बेटा. 1 लाख मल्टीप्लाई 2.5 रुपये के हिसाब से 2,50,000 आएगा. नाउ
अब क्या करेंगे, सेकंड पैसा डिमांड करेंगे। एक सेकंड रुको, पहले 2.5 लाख में से क्या ये 25,000 वापस मिलेंगे क्या, क्योंकि नायर तो पैसा दे चुका ऑलरेडी। तो 250 में से 25,000 गया, कितना बचा, 2,25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 225 तो मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा क्या 1000 शेयर्स पे सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया। देखो, अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन ड्यू डेट, तो 2,500 पे नहीं आया बेटा। तो 2,25,000 में से 2,500 और लेस करो, 2,22,500 ही मिलेगा। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit to equity share, second and final call। हाँ बेटा, डेबिट कितना था, 2,50,000, क्रेडिट भी कैसे हो जाएगा, 2,50,000। इसमें से कॉल अरियर तो कितनी हो गई, 2,500, 1000 मल्टीप्लाइड 2.5 रुपये के हिसाब से। कॉल्स इन एडवांस कितनी हो गई, 25,000, तो बाकी का 2,22,500 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिस इज योर अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके बेटा, अब ये पॉइंट है कि कंपनी ने क्या पे किया होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हम लोग पहले एंट्री पास करें इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है कॉल्स इन एडवांस पे, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है, इसलिए एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और कंपनी इंटरेस्ट देगी किसको, शेयर होल्डर को। तो एंट्री लिखो पहले, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। कैसे बेटा, देखो ध्यान से, कितने रुपए का एडवांस था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल के कितने महीने बाद मांगी गई, 3 महीने बाद, है ना। सेकेंड कॉल वॉज ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स और फर्स्ट कॉल, यानी कि 3 महीने का 12% अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 महीने पहले पैसा मिला, मल्टीप्लाई बाय 3/12, 750। और जैसे ही हम शेयर होल्डर को उसका पैसा दे देंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रुपीज कितना बेटे, 10। आ गई बात समझ। कंपनी को शेयर होल्डर से कॉल्स इन अरियर पे भी क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या था, एक्सपेंस, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया। अब आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन इनकम है, तो उसे तो क्रेडिट कर देंगे, लेंगे किससे, तो एंट्री क्या होगी, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर है कितना, 2,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। देखो उसने 2 महीने बाद पे करा है, 41.6666 आया होगा, तो इसको राउंड ऑफ करके 42 कर दो बेटा, 41.67 को राउंड ऑफ करके 42 कर दिया जाए और पैसा मिलेगा। अब देखो उसने पैसा क्या दिया है, लास्ट से सेकेंड लाइन पढ़िएगा जरा, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िएगा जरा, who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrear। इन अरियर के साथ साथ आईयूसी भी दिया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन भी दे दिया उसने। तो बैंक में 2 चीज़ों का पैसा आया, एक तो आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, और एक आया टू नहीं कॉल्स इन अरियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू होल्डर से तो क्या मिला अपने को, इंटरेस्ट, और कॉल्स इन अरियर कितना था, 2,500, तो आ गया 2,542। देखो बेटा एक बार बोर्ड पे देखो, अपन ने इंटरेस्ट के लिए शेयर होल्डर को क्या किया था, डेबिट। अगर अपन ये बोलते कि खाली इसने एक बार इंटरेस्ट दिया तो एंट्री क्या करते, अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। इसने बोला इंटरेस्ट के साथ साथ जो बाकी का अमाउंट था कॉल्स इन अरियर वो भी उसने दे दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,542 टू शेयर होल्डर 42 टू कॉल्स इन अरियर 2,500।
मैंने कैसा लगा क्वेश्चन? एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा। मैं पहले ही बोल रहा बेटा कि बहुत आसान आसान, बहुत इजी इजी इलस्ट्रेशन है। जो मैंने क्वेश्चन दिया है प्लीज़ उसे कॉपी में करके लेकर आएंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे। तो तो हम हमारी इच्छा से ओपन करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक। वी विल टेक अ नोट।